हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दलहनी फसलों में जो है बीजोपचार सीड ट्रीटमेंट जो है किससे किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दलहनी फसलों में जो बीजोपचार है वो एजेटोबैक्टर के माध्यम से किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। आलू की सर्वाधिक उपज जो है वो कौन से कॉम्बिनेशन से, मतलब कौन सा फसल चक्र अपनाएंगे तो हमें प्राप्त होगी? तो इसमें देखेंगे, ये जो थर्ड नंबर पे है इसका आंसर हो जाएगा ढेंचा, आलू और सूरजमुखी। इसका कारण है कि ढेंचा जो है इसका उपयोग हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग के लिए करते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग के लिए करते हैं, इसका मतलब है कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनकी मात्रा बढ़ा देगा और इसके बाद जो अगर आलू लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और हमें ज़्यादा उपज प्राप्त होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉटन जो सीड है, कॉटन का जो सीड है उसमें बिनौला जो होता है, उसका जो कॉटन सीड होता है, जो कॉटन के अंदर में एक ब्लैक कलर का सीड होता है, वो कितने परसेंट होता है? तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 65 से लेके 70%, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अधोलिखित तापमान निम्नलिखित श्रेणियों में गेहूं के बीज के जमाव हेतु कौन सी उपयुक्त है? मतलब ये जर्मिनेशन की बात कर रहा है। ये टेम्परेचर पूछ रहा है गेहूं के बीज के जमाव, मतलब जर्मिनेशन के लिए कौन सा टेम्परेचर अच्छा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। ये गेहूं के जो बीज होते हैं उनका जो जमाव होता है, मतलब जर्मिनेशन होता है, उसके जर्मिनेशन के लिए 20 से जो 25 डिग्री सेल्सियस है, ये अच्छा टेम्परेचर माना गया है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक औसत कार्य करने वाले व्यक्ति के संतुलित आहार में फल एवं सब्जियों की जो है मात्रा है वो कितनी, मतलब ऑप्टिमम है, कितनी चाहिए? एक औसत काम करने वाला जो इंसान है उसको हर दिन कितना फल और कितना सब्जी चाहिए ग्राम में? तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 85 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जी पर डे रिक्वायरमेंट है, उसको चाहिए इतना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्फोरस को प्रमुख पोषक तत्व क्यों कहा जाता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है फास्फोरस, एनपीके। इसको क्यों कहा जाता है? इसका देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मृदा में अपेक्षतया अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। सेकंड है पौधों में अपेक्षया अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। और तीसरा है कि पौधों द्वारा अपेक्षतया अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फास्फोरस जो है वो पौधों के द्वारा अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब किया जाता है और उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की, मतलब जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी मात्रा कितनी है आवश्यक? तो ये एक थ्योरी दी थी आर्नन एंड स्टाउट नामक साइंटिस्ट ने। इसके अकॉर्डिंग जो है 16 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पलवार मतलब मल्चिंग। मल्च जो बनाते हैं, जैसे अपन भूसे का उपयोग किया मल्च में, तो इसमें पूछा है कि मृदा तापमान को ग्रीष्म ठंडे दोनों मौसम में नियंत्रित किया जा सकता है। भूसा डालते हैं पलवार के लिए, कई जगह घास फूस भी डालते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये जैसे मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करके रखता है, तो क्या इस क्यों करता है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वाष्पोत्सर्जन को कम कर देता है ये। जैसे ही अपन डालेंगे तो क्या है, डायरेक्ट जो सन की जो रेज हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट नहीं पड़ पाएंगी और ये डायरेक्ट घास फूस पे पड़ेंगी, जिससे जो है टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा और वाष्पोत्सर्जन जो है कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलू में जो ट्यूबराइजेशन प्रोसेस होता है, मतलब कंद बनते हैं, मतलब समझ लीजिए आलू का जो फल बनता है उसके लिए जो उपयुक्त तापमान है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो वो कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 18 से 20। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि के लिए वही मृदाएं सर्वोत्तम है जिनका पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उनमें भी कुछ ना कुछ करके हम खेती कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्टिमम टेम्परेचर माना गया है एग्रीकल्चर के लिए, हर तरह के प्लांट के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर है वो सुटेबल पीएच है, सॉरी, वो 6 से 7 पीएच माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएसबी, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये पूछ रहा है मृदा की उर्वरकता में सुधार करते हैं क्योंकि, ये अपन सभी लोग जानते हैं कि पीएसबी जो होता है वो मृदा की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी है, उसमें सुधार करता है। तो ये पूछ रहा है कि क्यों करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसमें क्या है, जो सॉइल में फास्फोरस है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है। ये बैक्टीरिया उसको क्या करता है, इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में ला देता है, जो कि पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जैसा कि नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, पीएसबी, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी उपयोग से क्या फ़ायदे हैं? हल्दी आप जानते हैं अभी कोरोना काल चल रहा है, तो हल्दी में दूध दूध में हल्दी डाल के पीना, काढ़ा, ये सब चल रहा है, तो आप जानते हैं। इसका सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्वस्थ हड्डियाँ रखना।
सेकंड ऑप्शन है घाव भरने हेतु, तीसरा ऑप्शन है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनल आपका डी, मतलब उपरोक्त सभी लाभ हैं हल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीज का वास्तविक गुण रियल वैल्यू किससे निर्धारित किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्योरिटी द्वारा, दूसरा दिया है जर्मिनेशन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है जर्मिनेशन और प्योरिटी दोनों के द्वारा, चौथा ऑप्शन है जर्मिनेशन, प्योरिटी और मार्केट वैल्यू। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्योरिटी और जर्मिनेशन। इसका एक फार्मूला होता है आरवी का, रियल वैल्यू का एक फार्मूला होता है, जिसमें आपका होता है इस फार्मूला जर्मिनेशन परसेंटेज इनटू प्योरिटी परसेंटेज अपॉन 100। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, फार्मूला भी किसी एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो रियल वैल्यू है उसको जर्मिनेशन परसेंटेज इनटू प्योरिटी परसेंटेज अपॉन 100 से निकाला जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ऑपरेशन फ्लड जो है ये 1970 से लेके 1996 तक चला था। इसका संबंध क्या है? देश में जो मिल्क रिवोल्यूशन आई थी ना, दुग्ध क्रांति, उससे था। इसको स्टार्ट करने वाले हैं, इसके पितामह बोला जाए तो फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने से लेकर था, और ये जो 3 चरणों में टोटल चला था। पहला इसका चरण जो है 1970-71 से लेके 1980-81 तक चला था, और दूसरा चरण जो है इसका 1981-82 से लेके 1985-86 तक चला था, और तीसरा चरण की बात करें तो 1986-87 से लेके 1993-94 तक चला था, और अंतिम चरण बोले तो अप्रैल 1996 में ये खत्म हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित फसलों में से किसे उस खेत में नहीं लेना चाहिए जहां बैगन की फसल में बैक्टीरियल विल्ट से बुरी तरह नष्ट हो चुकी हो? तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि बैगन जो है और टमाटर ये दोनों एक ही कुल के पौधे हैं, इसलिए जहां बैगन की फसल में अगर बैक्टीरियल विल्ट लगा हुआ है, अगले साल वहां पे टमाटर लगा देंगे तो दोनों एक ही कुल के हैं, और वो जो बैक्टीरिया जो है इसमें भी विल्ट हो जाएगा, और ये जो अच्छे से इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और इसकी डेथ हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरसों के तेल में जो पंजेंसी है, मतलब कड़वापन है, वो किस रसायन के कारण होता है? तो सरसों का जो कड़वापन होता है सरसों के तेल में, वो होता है आपका ग्लूकोसिलिकेट्स के कारण। ग्लूकोसिलिकेट्स, इसमें ग्लूकोसाइड सिनग्रीन होता है, जिसका फार्मूला होता है C10H6O9NH2K। इसकी उपस्थिति के कारण जो है कड़वापन आ जाता है तेल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेंच मेथड से, जैसे नाली विधि से नाली खोद के उसमें गन्ने को जो लगाते हैं, उसमें ट्रेंच की गहराई पूछ रहा है कि ट्रेंच की गहराई कितनी रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है नाली की गहराई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लवणीय क्षारीय मृदाएं सामान्यतः पाई जाती हैं, ये पूछ रहा है कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अल्कलाइन सलाइन सॉइल जो है वो पाई जाएंगी? तो जो ड्राई क्षेत्र होगा ना, शुष्क क्षेत्र, उसमें ज़्यादा पाई जाएंगी ये मृदाएं, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मक्के की खड़ी फसल में तोरिया की बुआई है, मतलब मक्के की खड़ी फसल, मक्का को कट नहीं पाया है, उससे पहले ही अगर आप तोरिया की बुआई कर देंगे तो इसे रिले बोलेंगे। एक रेस होती है, रिले रेस, जिसमें एक आदमी रुकता नहीं, उससे पहले दूसरा आदमी दौड़ना शुरू हो जाता है, वो झंडा लेके दौड़ते हैं, तो इसको रिले रेस, मतलब एक कटी नहीं है उससे पहले ही दूसरे की बुआई हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा रिले, रिले क्रॉपिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तत्व की उपलब्धता जल प्लावित भूमि में कम हो जाती है? मतलब जिसमें वाटर लॉग जो सॉइल है ना, जिसमें जल भरा हुआ है, उसमें कौन से तत्व की उपलब्धता कम हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस पी। फास्फोरस की उपलब्धता जो है जल भराव वाली जमीन में कम हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में कौन सा मृदा कटाव नहीं करता है, सॉइल इरोजन नहीं करता है? मतलब मृदा कटाव, जंगल होगा वहाँ पे कटाव नहीं होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन है वनों का विनाश। अरे भाई, वनों का विनाश हो रहा है तो मृदा का भी तो सॉइल इरोजन होगा ना, वन नहीं है तो मृदा भी बह के जाएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। सेकंड नंबर पे झूमिंग खेती। झूमिंग खेती मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे खेती करना, वनों को काट के वहाँ पे खेती का सिस्टम बना लेते हैं और खेती करते हैं, ये मृदा का विनाश का मुख्य कारण है। और उसके बाद पे तीसरे पे बात करें अपन, सोड कल्चर। सोड कल्चर का मतलब होता है जैसे ये दो पेड़ लगे हुए हैं, इन पेड़ के बीच में जो स्पेस है, इसमें बिना किसी मल्चिंग के, बिना किसी टीलेज के यहाँ पे घास लग जाती है, घास उग जाती है, तो सीधी सी बात है कि ये जो मृदा का जो है कटाव उसको रोकेगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सोड कल्चर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी तकनीक प्रसार को, कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी की आकर्षक विधि है? तो देखिए, आकर्षक विधि की बात करें तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रदर्शन मतलब डेमोस्ट्रेशन, संगोष्ठी, उसके बाद फिल्म और कार्यशाला। तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोस्ट्रेशन, मतलब दिखाते हैं, करके दिखाते हैं,
तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शन। मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, किसी फर्टिलाइज़र के बारे में आपको जानकारी दे रहा है और वो मिला के, घोल के उसका कंसंट्रेशन बता रहा है, तो ये एक अच्छा साधन माना गया है कम्युनिकेशन का कि लोगों को अच्छे से समझ में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज़ी फ्लाई जो एक पैरासाइट है, पैरासाइट मतलब परजीवी है, दूसरे के ऊपर अपना जीवन यापन करता है। ये पूछा है कि किसका पैरासाइट है? पहला इसका ऑप्शन है रेशम कीड़ा, ये नहीं हो जाएगा। मधुमक्खी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका घास टिड्डे की, ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर का जो है एक पैरासाइट है यूज़ी फ्लाई। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन-सा क्रॉस पॉलिनेटेड है मतलब परपरागित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फूल गोभी, ऑप्शन नंबर डी। फूल गोभी जो है एक परपरागित फसल है, बाकी इसमें जितने भी हैं सब स्वपरागित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरदर्शन, मेला, आकाशवाणी तथा प्रदर्शनी माध्यम है। दूरदर्शन मतलब जो आपका टीवी में चलता है वो हो गया। मेला मतलब आप जानते हैं कि मेला लगा है किसी चीज़ के बारे में, उसके में पोस्टर दिखाए गए, सारा सिस्टम। आकाशवाणी जो रेडियो से आपको जो सूचनाएँ मिलती हैं वो। इसमें पूछा है ये प्रदर्शनी के किस तरह के माध्यम है? तो ये हो जाएगा जनसंचार। जैसे क्या है, दूरदर्शन है, मेला हो गया, आकाशवाणी, इसके माध्यम से लोगों लोगों तक, हर किसी लोगों तक, गाँव, शहर जो भी हो, जितने भी लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं, जितने भी लोग इन्हें सुनते हैं, उन तक पूरा सिस्टम पहुँचता है, तो ये जनसंचार के अंतर्गत आ जाता है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।